नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि उपराज्यपाल की तरफ से एक बार फिर से लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। आपको बताना यह भी बहुत जरूरी है कि उपराज्यपाल प्रशासन जल्द ले सकता है एक और बड़ा फैसला। देश के गद्दार सरकारी मुलाजिमों की एक और लिस्ट बहुत ही जल्दी यहां पर जारी हो सकती है, तैयार हो सकती है और जल्द ही गद्दारों से छिन सकती हैं उनकी सरकारी नौकरियां। इससे पहले कुल 18 सरकारी मुलाजिमों को भुगतना पड़ा है खामियाजा और आपने भी देखा था कि किस तरह से सरकार की तरफ से यहां पर उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 11 मुलाजिमों के नाम सामने आए थे। कुल मिलाकर आप देखिए 18 सरकारी मुलाजिमों को इसका पूरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन अब आने वाले समय में एक बार फिर से उपराज्यपाल प्रशासन जल्द एक बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें एक लिस्ट तैयार की जाएगी उन सरकारी मुलाजिमों की जो गद्दारों की लिस्ट में शामिल होंगे। एक एक व्यक्ति का यहाँ पर डाटा जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। सरकारी विभागों के अंदर डाटा खंगालने की कोशिश की जा रही है और अब देखना ये होगा कि उपराज्यपाल की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाएगी उनमें किन किन लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी देखा कि 18 सरकारी मुलाजिमों पर गाज किस तरह से गिरी और सलाउद्दीन के बेटों के साथ भी किस तरह से यहां पर कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आई थी। दोनों तस्वीरें आपको जम्मू और श्रीनगर की सेक्रेटरीट की दिखाई जा रही है, जहां पर अब सरकारी मुलाजिमों को मुकम्मल तरीके से ये भुगतना आने वाले समय में पड़ सकता है, क्योंकि उपराज्यपाल प्रशासन जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाला है। देश के गद्दार सरकारी मुलाजिमों की एक लिस्ट बहुत ही जल्दी तैयार हो सकती है और अगर इनके अंदर किसी का भी नाम शामिल होगा तो जाहिर तरीके से सब जानते हैं कि किस तरह से कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जा सकती है। पहले भी लगातार सरकारी मुलाजिमों पर गाज गिरती हुई नजर आई थी। 18 सरकारी मुलाजिमों पर इस तरह से कार्यवाही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब यहां पर देखना यह है कि ये लोग कौन कौन से विभाग से रहेंगे और किस तरह से इन पर नकेले कसी जाएंगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे बड़ा फैसला जो है वो अहम माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहां पर उपराज्यपाल की तरफ से एक लिस्ट जारी हो सकती है। क्या लगता है कौन कौन से विभागों को खंगालने की इस बार कोशिश हो रही है? पहले ही एक्टिविटीज के पादाश के बाद रुखसत किया गया सरकारी दफ्तरों से, उसके बाद क्या कुछ होगा उसका असर इंतजार है। लेकिन बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि सीआईडी डिपार्टमेंट ने अब बड़े मुलाजमीन की फरिस्त तैयार की है, जो आज तक कोई जुर्म में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के टेबल से गुजरकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंच सकती है और आखिरी फरमान जो है जारी किया जाएगा। उसमें जो आरोप है उसमें आपकी बात न सिर्फ एम्प्लॉयज है बल्कि सीनियर मोस्ट अफसरान उसमें है, जिन्हें ये उनके खिलाफ जुर्म आयद किया गया कि उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज या मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं अपना रोल अदा किया है। जिसके बाद दो तरह के फरमान जारी हो सकते हैं। पहला वो जो एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं उन्हें रुखसत किया जाएगा। तीसरा ये कि जो लोग अब एस्पिरेंट्स जब उनकी फैमिली के बच्चे जो हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दाखिल हैं, अगर उन्होंने कल की डेट में सरकारी मुलाजमत के लिए फॉर्म वगैरह दाखिल करने हो तो उन्हें भी उस वक्त सीआईडी डिपार्टमेंट से अलग से वेरिफिकेशन कर सकता है। पहले सीआईडी, सीआई के, एसपी के, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी विंग्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वो वेरिफिकेशन करते थे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, उन्होंने माजी में कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज नेता तो नहीं गया, कई बार जेल तो नहीं गए हैं। और इस तरह से आपको याद होगा कि आशा सरमाल जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीस पे थी तो काफी लोग जो है मिलिटेंसी छोड़कर वापस कौमी दायरे में आए थे, उन्होंने अपने अपने दफ्तरों को भी ज्वाइन किया था और पुलिस में भी भारी तादाद में ये लोग शामिल हुए थे। तो जम्मूल, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस वक्त आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी या गन कल्चर के बाद बड़े कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस से मुलाजमीन को एस्पिरेंट्स को गुजरना पड़ा और पहले ही आपको याद होगा कि 18 मुलाजमीन को बर्सर किया जा चुका है और उसके बाद अब नई लिस्ट जो बन रही है जो सरकार के जेर गौर है और उसमें जो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता है चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने सीआईडी से अपनी वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल करने के बाद उनके नाम जो है आगे दिए जा सकते हैं। लेकिन दो तरह की कैटेगरीज है, एक वो कुछ लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर वगैरह पे गलत तरह के जो तशहीर कर रहे थे और उसके बाद उनको भी उन्होंने कुछ 4 महीनों से जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है जो स्क्रीनिंग साइबर क्राइम ने की है उसमें देखा कि उन्होंने उन एक्टिविटीज को सस्पेंड किया है और वो नाम दिया। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने
जम्मू कश्मीर में जो सरकार के मुताबिक है, जो जम्मू कश्मीर उन्हें नहीं मैंडेट था, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस काम में वो मुनवित करार दिए गए हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला। लेकिन तजम्मुल, जिस तरह से 18 मुलाजिमों पर पहले भी गाज गिरी है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि बताया नहीं गया कि आखिर कौन कौन से आरोप हैं इन लोगों पर, और पहले ही कार्यवाही को शुरू कर दिया गया। क्या लगता है कि इस बार किस तरह से काम जो है वो किया जाएगा प्रशासन की तरफ से? देखिए, जिस वक्त आप इन 18 मुलाजिम की बात करते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा इलाका, उधमपुर, जम्मू प्रोविंस का, कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर मुलाजिम को बरतरफ किया गया। उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा लोग थे और इज्जत के सुप्रीम और शेख तलाउद्दीन, उनके 2 पर्सन जो पहले ही जेल में हैं, उन्हें भी रुख्सत कर दिया गया। उनमें से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सिक्किम में वो सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करते थे। उन्हें आरोप टेरर फंडिंग के साथ साथ बताया गया कि उन्होंने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया और कई एक जिसमें। लेकिन तजम्मुल, जिस तरह से पहले भी सरकारी मुलाजिमों पर कार्यवाही की गई है तो उनकी भी तो CID वेरिफिकेशन हुई होगी जब वो लोग सरकारी नौकरी में आए थे। कहीं ना कहीं वहां पर भी सवालिया निशान जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर उस वक्त ये लोग कैसे लग गए, क्योंकि उस वक्त की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP लगातार सत्ता में रही है, कांग्रेस के साथ कोलिशन में या फिर और पार्टियों के साथ कोलिशन में, लेकिन ये दोनों पार्टियां आमने सामने रही हैं। कुछ पार्टियां तो बीजेपी के साथ कोलिशन में रही है उस वक्त। वो तो 2014 की बात हो गई ना तजम्मुल, उस एंगल में देखे थे। देखिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका पासपोर्ट का हो, आपका गवर्नमेंट जॉब का हो, वो नॉर्मल CID वेरिफिकेशन आ जाती है, लग जाता है। लेकिन सरकार का मानना है कि CID वेरिफिकेशन उस वक्त की है, उसके बाद सरकारी मुलाजमत इख्तियार की, उसके बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ये 2 तरह के लोग हैं, एक तो पहले से CID ने NOC दे दी उनके बारे में, यहाँ तक कि पासपोर्ट तो यहाँ सेपरेटिस्ट को भी इशू किए गए थे जब सरकारें यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी। लेकिन CID की वेरिफिकेशन के बाद जब ये सरकारी मुलाजिम की लगे हैं, उसके बाद उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जा रहा है कि उन्होंने सरकार की मदद। क्या बताया जा रहा है तजम्मुल कि कौन से साल में ये लोग लगे हुए थे जिन पर अभी पहले से ही गाज गिर चुकी है? जो 18 मुलाजिमों पर कार्यवाही हुई है वो कौन से साल में लगे थे? क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जिस वक्त आप, ये तो सीधी सी बात है, इज्जत कमांडर शेख तलाउद्दीन के बेटे तो उनके वहां जाने के बाद लगे होंगे ना, क्योंकि जो उनकी एज है, जो उनका इस वक्त अपना सर्कुलर बता रहा है। और जिस वक्त आप शोपियन की बात करते हैं या उसके बाद साउथ के कई इलाकों की बात करते हैं, वो लोग तो पीछे 25-20 वर्षों में लगे हैं और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद तभी वो लगे। कुछ लोग SRO के तहत लगे हैं, कुछ लोग तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे लगे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जरिए से लगे हैं। यार यही 10-20 वर्षों का मामला है। और ये जो 3 तरह की कैटेगरीज है आशा, एक तो वो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, दूसरा जो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करते थे, तीसरी कैटेगरी वो है जो इनइफेक्टिव है, जो मुलाजिम नहीं लग सकते थे, उन पे भी गाज गिर सकती है। उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है और उनके बारे में बताया जाता है कि 20 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा सरकारी मुलाजिम का। जबकि अर्बन लोकल बॉडीज में जो मुलाजिम लगे हैं, जो किसी नोटिफिकेशन के बगैर लगे हैं, लेकिन उसमें तो कश्मीर प्रोविंस, यानी 20 सालों का अगर रिकॉर्ड खंगालने की बात कही जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सरकारों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP। दोनों के समय में किन किन लोगों को लगाया गया, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ खंगालना बहुत जरूरी है तजम्मुल, और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अब उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है और बहुत ही जल्द कुछ मुलाजिमों के नाम निकलकर सामने आ सकते हैं जो गद्दारी में शामिल थे। लेकिन जिन लोगों के नाम इसमें गद्दारी में शामिल होंगे तो जाहिर तरीके से उन लोगों पर नकेल किस तरह से कसी जाएगी वो बेहतर यहां जानते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए सांबा से ही बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके साथ ही यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर किस तरह से मुकम्मल तरीके से सेक्रेटरीट को मद्देनजर रखते हुए अब यहां बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यकुशलता ना दिखने वाले सरकारी मुलाजिमों की यहां नौकरी जाएगी और प्रशासन ने सभी विभागों से लापरवाह मुलाजिमों का ब्यौरा मांगा है और लिस्ट अभी तक ना मिलने से प्रशासन ने यहां सख्त रुख अपना दिया है और प्रशासनिक सचिवों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश यहां पर जारी हो गए हैं। एक तरफ यहां उपराज्यपाल की तरफ से बहुत ही जल्द लिस्ट जारी हो सकती है गद्दारों की, और दूसरी तरफ उन लोगों की जो अपने कार्य में कुशलता नहीं रखते हैं, यानी अपने काम को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, समय पर अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्द उन पर भी गाज गिर सकती है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार आप देखिए प्रशासन किस तरह से सख्त एक्शन यहां पर करता हुआ
नजर आ रहा है। कार्यकुशलता ना दिखने वाले सरकारी मुलाजिमों पर अब कुछ और यहां पर गाज जो है वो देखी जा सकती है, कार्यवाही जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि प्रशासन ने सभी विभागों से लापरवाह मुलाजिमों का ब्यौरा मांगा है और लिस्ट अभी तक न मिलने की वजह से सख्त रुख अपनाता हुआ यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है और प्रशासनिक सचिवों को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे सीनियर सहयोगी विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से गद्दारों पर अब यहां गाज गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन लोगों पर जो अपने काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा कि पहले फेज में, इससे पहले भी जब पीडीपी की सरकार आई थी 2002 में, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार आई थी, मिलीजुली सरकार में एक लिस्ट बनाई गई थी, जो डेडवुड थे, जो करप्ट ऑफिसर्स थे, उनको टर्मिनेट किया गया था। और उसके सेकेंड फेज में अभी जब एलजी मनोज कुमार सिन्हा आए हैं तो उन्होंने उन लोगों की सूची तैयार की है जिन लोगों के आतंकवादियों से संबंध है, अलगाववादियों से संबंध है, या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं। अब तीसरे फेज में ऐसा देखा जा रहा है कि जो इनकॉम्पिटेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं, जो ऐसे मुलाजिम हैं, कॉम्पिटेंट नहीं है और जिनकी आयु, जिनकी सेवा जो है 22 साल से हो चुकी है और जिनकी आयु 48 साल है, उनको सूची तैयार की जा रही है, उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, उनको शिनाख्त की जा रही है। और ये कहा जा रहा है सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, जितने भी हर एक डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है, उसको ये कहा जा रहा है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरह से लिस्ट तैयार की जा रही है, कौन कौन के जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें शामिल रखे गए हैं या फिर सभी डिपार्टमेंट में लिस्ट बनाई जा रही है? देखिए, सभी के सभी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो निगम रहते हैं, उनकी भी सूची तैयार किया जा रहा है। उन निगम में जो लोग काफी लंबे समय से कुछ लोग एब्सेंट रहते हैं और सैलरी ले रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसे लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं है, अपनी सेवाएं पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उसमें सभी के सभी महकमे, 22 महकमे और बाकी कॉर्पोरेशन में शुमार है। क्या लगता है विनोद जी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अप टू द मार्क काम किया जाए। जो लोग अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनसे अच्छे तरीके से काम लिया जाए, क्योंकि ये पहले भी प्रयास किया गया था लेकिन वो सही प्रयास सही और स्टीक नहीं बैठ पाया था। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था, टर्मिनेट किया गया था, वो कोर्ट के माध्यम से दोबारा भी बहाल होकर आ गए हैं। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है, कानूनी कार्रवाई, लीगैलिटी पूरे ध्यान में रख करके ही ऐसी लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके जो बोझ बने हुए हैं। क्या लगता है विनोद जी कि ये यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत क्यों आखिर प्रशासन को पड़ गई? क्योंकि जिस तरह से योजनाएं, परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, आम लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, सरकारी मुलाजिमों की तरफ से काम नहीं हो रहा और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो प्रोजेक्ट इस वक्त शुरू किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं अधर में लटके हुए हैं। इन सभी को देखते हुए ये सारा काम करने की कोशिश की जा रही है। जी आशा, हम देखते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर कितना कॉम्पिटेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में कोई फाइल नहीं रुकती है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं लिंगरान चीजें रहती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट, अगर हम जम्मू की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट थे वो अभी भी लटके हुए हैं। रोपवे का प्रोजेक्ट जो है कल कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा हम आर्टिफिशियल लेक की बात करेंगे, साबरमती के पैटर्न पे तभी को डेवलप करना है, मुबारक मंडी के सारे प्रोजेक्ट जो लिंगरान है। इस प्रोजेक्ट जो लिंगरान होते हैं उसकी वजह यही रहती है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो ये सोचते हैं कि अब हमें नौकरी मिल गई है, नौकरी पाना मुश्किल होता है, नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता है। यही एक वजह है कि अब गवर्नमेंट ने सबको सतर्क करने के लिए, यानी एक डर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि समय पर काम जो है वो करवाया जा सके, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि विनोद जी से बातचीत हो रही थी, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अब नकेल कसना यहां पर शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों की लिस्ट यहां जारी करने की कोशिश की गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जो लोग अपने काम से कतराते हैं या फिर अपने काम को मद्देनजर रखते हुए संजीदगी नहीं दिखाते हैं, उन लोगों पर कहीं ना कहीं अब गाज गिर सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, एक बार फिर से आपको सांबा लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से भी बड़ी खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। कई दिनों की राहत के
के बाद सांबा में फिर कोरोना की आफत देखी गई है और जिले में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 13 मामले सामने आए हैं और लोगों की लापरवाही किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है। और पाबंदियों में मिली हुई छूट वापस लेने पर प्रशासन को यहां पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह से आम लोगों की सुविधा के लिए यहां छूट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग इस पे कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये छूट जो है वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। प्रशासन जो है वो अपना सख्त रुख इख्तियार कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना के मामलों की रफ्तार अब बढ़नी शुरू हो चुकी है। आफत जो है वो देखने को मिल रही है। जिला में 24 घंटे की बात करें तो 13 नए मामले यहां पर पॉजिटिव आ चुके हैं और सांबा जिला एक ऐसा जिला जो बिल्कुल पूरी तरह से पहले फेज में भी कोविड फ्री हुआ था, दूसरे फेज में भी देखा गया कि कैसे वहां पर काम हुआ, लेकिन अब आप देखिए धीरे धीरे जिस तरह से ये पटरी पर कामकाज लौटाते हुए नजर आया प्रशासन, लेकिन उसमें ही कहीं ना कहीं आम लोगों की तरफ से कोताही बरती गई है और कोताही बरतने का पूरा खामियाजा यहां आम लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 13 नए मामले 24 घंटे में सामने चुके हैं, जो एक छोटी बात नहीं है, चिंता का विषय है। तो इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहले फेज की बात करें, जब यहां पर कोविड की पहली लहर देखी गई थी तो सबसे पहले कोविड का फ्री जिला जो हुआ था वो जिला सांबा था, लेकिन दूसरी लहर में भी देखा गया कि बहुत कम केसेस आने शुरू हो गए। प्रशासन की तरफ से फिर यहां एहतियात बरतने की बात तो कही गई, लेकिन काफी ढील भी दी गई। क्या लगता है कि उसी का खामियाजा आज यहां पर भुगतना पड़ रहा है? देखिए, लगातार जिस तरह से आपने देखा कि सांबा जिला में हालात धीरे धीरे काफी ज्यादा सामान्य हो चुके थे और लगातार शून्य पर जो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा था ये पहुंच चुका था, लेकिन हम ये भी साथ साथ अपडेट कर रहे थे कि कल का मामला जो वो सामने आ रहा है, तो आप ये ना समझे कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है और यहाँ पर आप ऐसा ना समझे कि अब लापरवाही करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही की है और लापरवाही का ये नतीजा है कि एक बार फिर से जो डबल फिगर्स में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। 13 नए मामले हैं। ये आप ये कह सकते हैं आंकड़ा छोटा नहीं है। अगर उससे एक दिन पहले छूने का आंकड़ा था तो एकदम से 13 केस आना ये चिंता का विषय जरूर है। और प्रशासन जिस तरह से लगातार अपडेट भी कर रहा था कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, प्रशासन ने वक्त वक्त पर गाइडलाइंस जारी की, लेकिन लोग जो रिलैक्सेशन का पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि दुरुपयोग करते हुए नजर आए। रिलैक्सेशन दी प्रशासन ने, वो आपके हित में इसलिए थी क्योंकि लोगों के सारे कामकाज रुके पड़े थे, लोगों ने काम करने थे, दुकानदारों ने काम करने थे, तो ये कहीं ना कहीं इन बिटवीन ये जो पूरा सिस्टम अब दोबारा से पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो तीसरी लहर दस्तक भी दे दे और हमें पता ही ना चले। लेकिन यहां से अब एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब प्रशासन, मुझे लगता है कि तो अब प्रशासन की तरफ से किस तरह से संजीदगी बरती जा रही है? क्या जितनी भी ढील दी गई है उसमें कोई कटाई की जाएगी? अब देखिए, वही अब प्रशासन एक बार फिर से यहाँ पर पूरे का रिव्यू करेगा और खासतौर पर मैं आपको ये बता दूं कि 2 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया था प्रशासन ने कि जितने भी धार्मिक संस्थान है जिला सांबा में, जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा सकते हैं, जितने डेस्टिनेशन है वहां पर श्रद्धालु जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने साथ वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट साथ रखनी है और उसी के साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर और रैट टेस्ट की रखनी है। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ संशोधन जो है वो किया जा सकता है प्रशासन द्वारा और कहीं न कहीं अभी एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिस स्टेज पर हम काफी मुश्किल से पहुंचे हैं, उन हालातों से निकलकर यहाँ क्या लगता है ऋषि कि धार्मिक स्थलों को खोलने की बात कही गई थी, पर्यटन स्थलों को खोलने की बात कही गई थी, अब वहां पर रोक लग सकती है या किस तरह से समय सीमा के अनुसार ही लोगों को जाने की कोशिश वहां पर करनी चाहिए और साथ ही कोई और गाइडलाइंस जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी की जा सकती है आने वाले समय में? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये ऑर्डर जारी किया है धार्मिक संस्थानों को लेकर। तो ये 24 घंटे में जो 13 मामले सामने आए हैं, ये अब देखना ये है कि क्या ये आंकड़ा आज अगर शाम को कोई नया अपडेट आता तो क्या उसमें बढ़ते हैं। अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो शायद प्रशासन मजबूरन कोई एक जो सख्त फैसला लेगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी ये 13 मामले सामने आए हैं। ये 13 वो कोविड सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए हैं। ये बताइए, जो ये 13 मामले सामने आए हैं, ये लोग कहां से ताल्लुक रखते हैं? क्या इनकी कोई हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की गई है कि कहां पर संपर्क रहा है? देखिए 6 लोग जो वो ट्रैवल कर आए हैं और ट्रैवल करने का जो माध्यम आप सब जानते हैं कि बाहरी राज्यों से जो लोग बाई ट्रेन आ रहे हैं उनके टेस्ट यहाँ रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी है कि ये 6 ट्रैवलर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 लोग जो है वो जिला के अलग अलग इलाकों से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को पूरी तरह से सख्ती करने की और ज्यादा जरूरत है। रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास प्रशासन जरूर करेगा। लेकिन प्रशासन की एक मैं यहाँ पर बात जरूर कहूंगा कि चाहे मामले शून्य पर भी हो जाए, प्रशासन जो टेस्टिंग कर रहा है वो टेस्टिंग का आंकड़ा में डे बाय डे काफी अच्छा देखने को मिलता है। लगभग 2500 के
आसपास के लिए टेस्टिंग है वो की जा रही है। तो राधा लगा सकते हैं कि प्रशासन चाहता है कि हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उसी को लेकर ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि टेस्टिंग प्रक्रिया को जारी रखना ही बहुत जरूरी है कि बाहर से जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव हैं तो क्वारंटीन और साथ ही साथ अस्पताल का रुख करें, नहीं तो अपने घर जा सकते हैं अगर नेगेटिव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग प्रक्रिया तो की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी गहनता से यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया की जांच करवाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से बाहर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो लोग बाहर से पहुंच रहे हैं उन्हें टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू के नरवाल इलाके की बात कर लेते हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में बनाया गया नया बस स्टैंड शुरू होने से जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित पुराने जनरल बस स्टैंड के दुकानदारों की रही सही उम्मीदें भी अब धूमिल होने लगी हैं। इन दुकानदारों को प्रशासन से भी कई उम्मीदें थी, लेकिन इनका कहना है कि वो अभी भी अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। पुराने बस स्टैंड के दुकानदारों ने अब प्रशासन से बीसी रोड पर और केसी मोड़ पर खड़ी होने वाली छोटे यात्री वाहनों को इस बस स्टैंड में दाखिल होने की इजाजत देने की मांग की, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चल सके। दुकानदारों के मुताबिक अगर बात की जाए तो एक एक दुकान पर 3 से 4 मुलाजिम काम करते हैं, और प्रशासन ने अगर इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया या इस बात पर कोई कदम नहीं उठाया तो उनके परिवार भी सड़कों पर आ जाएंगे। हमने उनको कहा था कि कम से कम इनका भी ख्याल रखना, नहीं तो ये सभी ऐसा आप ख्याल नहीं रखोगे तो ये सभी पटरी पे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हालत आप देख रहे हो। और बस स्टैंड में आगे कोरोना की मार की वजह से जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है। हाँ, अब हम जहाँ पे चाहते हैं कि कम से कम जहाँ पे छोटी गाड़ियाँ जो बीसी रोड पे लगी रहती हैं, तो केसी चौक में लगी रहती है, इंदिरा चौक में लगी रहती हैं, और आए दिन जाम की पोजीशन बनाते रहते हैं। वहाँ पे रोड पे ऊपर जाम लगा रहता है, उनकी वजह से ये जगह बहुत खुली हो गई है। उन गाड़ियों को जहाँ लाया जाए और जहाँ से जो दूसरी जहाँ बढ़ते हैं या दूसरी जगह जाते हैं तो यहीं से चले। उनका स्टैंड जहाँ पर बना दिया जाए, जिससे कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं इनका भी परिवार चलता रहे और उनका भी काम चलता रहे, जिससे कि सभी का रोजगार कम चलता रहे। उन्होंने भी 2-2, 3-3, 4-4 मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी अपनी फैमिली है, अपने बच्चे हैं, और लोगों से उधार लिया हुआ है, वो भी देना है। आगे कोरोना की मार पड़ी हुई है, पंजाब रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, लखनपुर से पार इधर बसें नहीं आ रही हैं। एक मार वो हमको पड़ रही है, दूसरी मार हमें ये गवर्नमेंट ने दे दी है, और हम गवर्नमेंट के आगे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हमको दिक्कत ये आ रही है, आज देख लो पूरा शमशान घाट बना दिया इन्होंने। इतने 200-250 दुकानदार हैं। कल शाम से ही पूरा हम ऐसे ही सिर पर, आगे कारोबार नहीं है, आगे हमको कोरोना की मार पड़ रही है। और अब ये गवर्नमेंट ने और डिमांड क्या है डाल दिया। हम जो चाहते हैं ये जो इतनी जगह है, ये भी जितना वो है इतनी जगह ये है, इतनी भी कुछ बनना चाहिए, ताकि टेम्पो ट्रैवल बाहर जो बीसी रोड पे जाम है, केसी चौक पे जाम है, वो अंदर आना चाहिए। वीडियो कोच अंदर लाओ, जहाँ पंजाब रोडवेज की बसें इधर रहने दीजिए। कुछ ना कुछ तो रहे ना, हमारे दुकानदार क्या करेंगे, वो तो परेशान हो गए हैं। कल रात को गए हैं घर में, घर से उनको जूते पड़े हैं, आपने क्या लाया हमारे लिए घर में। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनके बारे में सब कुछ सोचना चाहिए। एसआरटीसी के बीआरएस एम्प्लॉइज ने एसआरटीसी मैनेजमेंट पर अनदेखी का आरोप लगाया है, और इन लोगों पर आरोप है कि अपनी बकाया राशि के भुगतान को लेकर भी वो पिछले 10 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है। बीआरएस एम्प्लॉइज यूनियन के प्रधान देवराज बाली ने कहा कि हालांकि सरकार ने मैनेजमेंट से एसआरटीसी को मौजूदा रिटायर और बीआरएस एम्प्लॉइज की लायबिलिटी की जानकारी यहां पर मांगी थी उनसे, लेकिन अभी तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी लायबिलिटी यहां पर बिल सरकार को नहीं दिया गया, नहीं भेजे गए, तो एसआरटीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लायबिलिटी भेजी जाए, लेकिन एसआरटीसी मैनेजमेंट इस पर कोई सीरियस नहीं है, वो लाइटली ले रही है। टाइम टू टाइम इनके पास जाते हैं, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो ना बात सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि यूनिट वालों की और मैनेजमेंट की कोई मिली भगती है, या मैनेजमेंट उनके आगे बेबस है, जिनका ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है।
हम SRTC मैनेजमेंट को वार्न करते हैं 1 वीक के अंदर अंदर हमारे जो बिल हैं कंप्लीट हो गए, सेक्टर नहीं किए तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने से जम्मू के सतवारी ब्लॉक में गोविंदपुरा के लोगों में भारी रोष देखा गया। इन लोगों का आरोप है कि 2016-17 में इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन आज तक इस पुल की अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हुआ पाया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अप्रोच रोड के निर्माण को लेकर वो कई बार जम्मू नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ये निर्माण नहीं किया गया तो वो निगम के दफ्तर का भी घेराव करेंगे। ये पुल जो है ये बनाया नहीं जा रहा है, पिछले 4 साल से टूटा हुआ है। सैकड़ों लोग जो है अपने बच्चों को यहाँ बिल्कुल सामने प्राइमरी स्कूल है जिसका मात्र डिस्टेंस 50 मीटर है, इसको अपने बच्चों को वहां पहुंचाने के लिए लोग जो है वो 6 किलोमीटर अपने बच्चों को पैदल और साइकिल पे, कोई अपनी स्कूटी पे लेके जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब भी हमने अप्रोच किया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सुनवाई नहीं होती है और हम लोग बार बार गुहार लगाते हैं कि इस पुल को तुरंत बनाया जाए ताकि हजारों लोग जो हैं जो इस पुल से अपने काम के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, इसको बनाया जाए। अन्यथा पूरा जो गोविंदपुरा की दोनों वार्डें हैं और इसमें वार्ड नंबर 5 के लोग भी गुजरते हैं, हजारों लोग जो हैं वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेगी और उस गेट से तब तक उठा नहीं जाएगा जब तक इस पुल का निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। अपना बच्चे जंदे ने निके निके पैदल भी नहीं जा सकते, इन्नी सानू परेशानी। तो पुल बनना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। मेरा रास्ता सारा जंदा नहीं ज्यादा नगरिया निकलता है, सानू पैदल भी जाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।